इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहां पर कुछ गैंगस्टर्स की टीम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। दरअसल उन्हें फॉरेस्ट के अंदर उन्हें सर्च के दौरान कुछ अनोखी चीजें मिली होती हैं। ये चीजें काफी ज्यादा एंशिएंट थी, जिनकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है। इसीलिए वह सब इतने ज्यादा हैप्पी थे कि उन्हें बेचकर वो पैसे कमा सकते हैं। अब इसी चीज का जश्न वो सब मना रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी होता है जो साइड में टॉयलेट करने चला गया, लेकिन अब ट्रैवल करते हुए अचानक उसे जमीन पर एक मास्क मिलता है। वो मास्क लोहे का था और इस जमाने में इस तरीके के मास्क का यूज नहीं होता। वह आदमी इस बात पर काफी सोचने लगा कि यहाँ पर यह कैसे आया, और अब वह उसी जगह से थोड़ा आगे बढ़ गया एक्सप्लोर करने के लिए। तभी उसे पहाड़ के बीचों बीच एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। अब उस गैंगस्टर को एकदम से जिज्ञासा हो गई कि अंदर क्या हो सकता है। इसीलिए वह बिना अपने साथियों को इन्फॉर्म किए उस छोटी सी गुफा के अंदर चला गया। उसका मानना था कि यहाँ पर और भी ज्यादा एंशिएंट चीजें मौजूद हो सकती हैं और उन सारी चीजों को वह अकेले ही रखेगा। अब अंदर एंटर करते ही वह आदमी एकदम चौंक गया, क्योंकि भले ही यह गुफा बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन अंदर यह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वहाँ पर अलग अलग चैम्बर्स मौजूद थे, जैसे कि इसे किसी ने बनाया है। लेकिन अब इस आदमी को अंदाजा नहीं था कि वह किस गलत जगह पर आ चुका है। अचानक वो आदमी जैसे ही अपना कदम बढ़ाता है, तभी जमीन एकदम से धंसने लगी। लग रहा था कि ठीक उस जगह के नीचे भी एक चैम्बर मौजूद है। उस आदमी का पैर भी नीचे हो चुका था और वह चिल्लाते रह गया। लेकिन ऑब्वियस बात है, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारा उसके अंदर गिरकर सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। वह अनजान सी चीज क्या है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अब इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं और हमें उसी आइलैंड पर कुछ एक्सप्लोरर्स दिखाए गए। उन एक्सप्लोरर्स में तो सोल्जर्स भी शामिल थे। अब देखने से तो लगता है कि ये सब उस खजाने की तलाश में आए हैं जो इस आइलैंड पर सालों से कैद रखा गया है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये थी कि उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इस आइलैंड पर क्या मिल सकता है। उनमें से बन नाम का एक बिजनेसमैन था जो बहुत अमीर होता है। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ इसलिए आया था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जंग हुई थी, तो जापानीज आर्मी ने यहाँ पर कई सारे बंकर्स बनाए थे। अब ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर कई सारी एंशिएंट चीजें हो सकती हैं, और बैन को शौक था कि पुरानी चीजों की कलेक्शन जमा करना। उसने तो एक कैप्टन और कई सोल्जर्स को भी पैसे दिए होते हैं ताकि वह उनकी प्रोटेक्शन करें। जैसे क्या नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट भी उसके साथ होती है जो उन रिसर्च में उसकी मदद करेगी। फिलहाल तो वह सब एक्सप्लोर ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं होता। कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ यह पूरा इंश्योर कर रहा था कि वो बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को चोट नहीं पहुंचने देंगे। चाहे कुछ भी हो, वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे ही। तो अब सारे सोल्जर्स अपने कैप्टन द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जगह से किसी सोल्जर के चिल्लाने की आवाज आई। ये देखकर सभी एकदम चौंक गए और उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। पर पता चला कि एक गुफा के अंदर से किसी इंसान का स्केलेटन बाहर निकल रहा है। वैन और उसकी गर्लफ्रेंड काफी चौंक गए थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यह तीसरे सोल्जर का एक मजाक था। उसे कुछ नहीं हुआ होता, वह तो सिर्फ सभी को डराने की कोशिश कर रहा होता है। कैप्टन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह सोल्जर को डांटता भी है। लेकिन यहाँ बातों ही बातों में उन्होंने एक बंकर भी खोज निकाला था। तो अब बन जेसिका से कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं। लेकिन जेसिका उस जगह पर जाने के लिए थोड़ा डर रही थी। इसीलिए अब बैन कैप्टन और सोल्जर से कहता है कि तुम बाहर रुको, और वह खुद जेसिका के साथ अंदर जाकर उसकी मदद करेगा। अंदर पहुंचकर जितनी भी यूनिक चीजें थीं, वो दोनों उसे एक्सप्लोर करने लगे। वहाँ बाहर की तरफ कैप्टन और सोल्जर्स में भी बातचीत चलती है कि बेन यहाँ पर आखिर क्यों आया है। अपनी जान जोखिम में डालकर इतना दूर आना, वह भी सिर्फ बंकर के लिए, ये एकदम बेवकूफी है। अब यहाँ बंकर के अंदर बेन और जेसिका को खोज करते दौरान 2 सोल्जर्स की डेड बॉडी मिली थी। वो पूरा स्केलेटन बन गए थे और बैजेस से देखकर साफ पता चल रहा था कि यह दोनों जापानीज सोल्जर्स थे। जेसिका सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद इतना ही कहती है कि वह क्लोज पहुंच गए, लेकिन वह बेन को कुछ और बातें डिटेल में नहीं बताती और बाहर लेकर चली जाती है। उन्हें और थोड़ा आगे एक्सप्लोर करना होगा ताकि एक परफेक्ट स्पॉट मिले जहाँ पर वो अनजान चीज है जिसके लिए जेसिका यहाँ पर आई है। अब ट्रैवल करते हुए हमें वो आइलैंड का दृश्य दिखाया गया जो बहुत ही सुनसान था। वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे थे जो किसी सोल्जर्स के छुपने के लिए बेस्ट होते हैं, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापानीज ने यह आइलैंड चुना। यहाँ से वह दुश्मनों के ऊपर नजर रखते और बड़ी आसानी से हमला कर देते। अब उनमें से सभी लोग ट्रैवल करते हुए एक बहुत ही पुरानी माइनिंग एरिया के पास पहुँचते हैं। वो माइनिंग एरिया कई साल पुरानी थी, जो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है। लेकिन अचानक उन्हें उसी माइनिंग एरिया के ठीक नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा कितना अंदर जाता है और अंदर
क्या मौजूद है। ये सब एकदम से रहस्य था और कैप्टन तो सजेस्ट करते हैं कि शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बैन एकदम जिज्ञासु हो चुका था। उसे किसी भी हालत में अंदर जाकर देखना है कि वहाँ क्या चीज मौजूद है। अगर कोई एंशिएंट चीजें हैं तो वह उसे अपने पास रख लेगा। कैप्टन एकदम से बेबस था। बन जैसा कहेगा उसे वैसा करना पड़ेगा। अब सभी लोग उस माइनिंग एरिया से होते हुए आखिरकार उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं। कैप्टन का सोल्जर्स कैसे भी करके उस दरवाजे को ओपन कर देता है, यानी अब उनमें से सब रेडी थे अंदर जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन तभी अचानक कई सारे गैंगस्टर्स ऊपर की तरफ से फायरिंग करने लगे। वहाँ पर इतना ज्यादा कायोटिक माहौल हो गया था कि सभी माइनिंग एरिया के अंदर भागते हैं। कैप्टन के सोल्जर्स भी पलटवार तो कर रहे थे, लेकिन बन, जैसी और उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। अब ऑलमोस्ट जब सभी लोग माइनिंग एरिया के अंदर थे तभी गैंगस्टर्स ने वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड इतना तेजी से फटा कि वहाँ का एंट्रेंस ही उड़ गया था। कैप्टन का एक सोल्जर तो उन्हें बचाने के चक्कर में वहीं पर दब गया था। उस धमाके में तो वो माइनिंग एरिया आधे से ज्यादा ढह चुका, यानी अब ऑब्वियस बात है कि वह सब इस एरिया के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा कि गैंगस्टर्स को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने आखिरकार हम पर हमला क्यों किया, ये एकदम रहस्य रहता है। अब थोड़ी देर बाद सभी होश में आते हैं और देखते हैं कि उसके कितने लोग घायल हुए। कैप्टन का एक सोल्जर तो घायल होने के कारण मरने ही वाला होता है। इसीलिए अब सभी लोग ये पूछने लगते हैं कि यह हुआ कैसे। इस मोमेंट पर बहुत सोचने के बाद बैन आखिरकार एक सच्चाई सभी को बता ही देता है। उसने कहा कि कई साल पहले मेरे फादर भी इस आइलैंड पर आए थे और उनका मानना था कि यहाँ बड़े पैमाने पर गोल्ड और खजाने रखे गए हैं, लेकिन आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए यह बात सिर्फ बैन और जेसिका को ही पता थी कि इस आइलैंड पर खजाना है, और यह भी एक रीजन था कि वह सब यहाँ पर आए हैं। बैन अंदाजा लगाता है कि शायद जिन गैंगस्टर्स ने उनके ऊपर हमला किया उन्हें भी इस राज के बारे में पता है और इसी वजह से उन सब की जान खतरे में पड़ गई। अब कैप्टन इस बात पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि यह चीजें बन ने पहले नहीं बताई और अब यह क्योटिक माहौल उसकी वजह से ही क्रिएट हुआ है। कैप्टन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसका एक सोल्जर मारा गया और अब कैप्टन ने डिसाइड कर लिया है कि वह अपने लोगों को लेकर यहाँ से जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बन का और साथ इसमें नहीं दे सकता। बन और जैसिका यह बात समझ तो चुके थे, लेकिन वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका होता है। वहाँ बड़े बड़े पत्थर गिर चुके हैं, यानी कि उन्हें कोई और वे देखना होगा बाहर निकलने का। कैप्टन और बाकी सोल्जर्स सब आगे बढ़कर चारों तरफ देखने लगते हैं। अचानक उन्हें सामने एक रास्ता दिखाई दिया। अब नोटिस करने पर तो यह गुफा छोटी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते की तरफ बढ़े जो नीचे की तरफ जा रहा था, तब जाकर पता चला कि यह तो सिर्फ इस गुफा की शुरुआत है। अंदर एक बहुत ही बड़ा बंकर बनाया गया था। आखिर वहाँ पर क्या क्या अनोखी चीजें हो सकती हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कैप्टन और सोल्जर्स के पीछे सभी लोग एकदम डर कर आगे बढ़ रहे थे। अब उन सीढ़ियों से उतरने के बाद वह सब एक लकड़ी के पुल पर आ गए। पहले लगा कि यह पुल टूट जाएगा, लेकिन अभी भी एकदम वह स्ट्रांग था। उनके ऊपर पैर रखते ही अचानक वहाँ की लाइट्स ऑन हो गई। कैप्टन सभी को रुकने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर दुश्मन हो सकते हैं। बड़े बड़े फ्लैग्स भी लगाए गए थे जापानीज गवर्नमेंट के, जो कई साल पहले के होते हैं। लेकिन कैप्टन यह बात नहीं समझ पाता कि अगर यह चीजें कई साल पुरानी है तो फिर ये लाइट्स अपने आप ऑन कैसे हुई। इतने टाइम तक कोई भी जनरेटर सही नहीं हो सकता, यानी जरूर कोई ना कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है और इसकी सावधानी उन्हें बरतनी होगी। कैप्टन धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उस लकड़ी के पुल को क्रॉस कर देते हैं। अब अचानक उनकी टीम एक ऐसी चैम्बर में पहुंच गई जो किसी स्टोर रूम जैसा था। वहाँ पर कई सारी दवाइयाँ रखी गई थी और मास्क भी होते हैं जो कि नॉर्मल वर्कर्स नहीं पहन सकते। वो किसी वैज्ञानिक या फिर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा लग रहा होता है। थोड़ी जांच और करने पर उन्हें फोटोग्राफ्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी मिले उन एक्सपेरिमेंट के, जो कि जापानीज गवर्नमेंट उन लोगों के साथ करती थी जो पकड़े जाते थे, यानी उनके ऊपर अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर करना। एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों को वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे जो कि जापानीज गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान करती थी। उनका पूरा प्लान, वो कैसे हमला करने वाले हैं और आगे क्या करेगी। यहाँ पर कैप्टन को इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो ये बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जापानी सोल्जर्स इस जगह का यूज करेंगे इतना बड़ा खजाना छुपाने के लिए। उसने तो यही कह दिया कि शायद ये पूरी इन्फॉर्मेशन गलत है और उसमें वो बैन और जेसिका का साथ बिल्कुल नहीं देगा। अब हमें एक और सोल्जर दिखाया गया जो अपने कैप्टन के कहे गए अनुसार वहाँ पर ध्यान रख रहा होता है। तभी अचानक वह सोल्जर्स महसूस कर पा रहा था कि उसके ठीक पीछे कोई तो खड़ा हुआ है। वह जो कोई भी था उसने मास्क पहना था और अजीब हरकतें करता है, पर जैसे ही उस सोल्जर ने पीछे मुड़कर देखा तब वह वहाँ से गायब हो गया। वो जो भी था, इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि इस पूरे गुफा के अंदर वह सब अकेले नहीं है। अब यहाँ धीरे धीरे उन सोल्जर्स के बीच टेंशन बढ़ रही थी और काफी मनमुटाव होने लगा। सभी जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन सी जगह है और जो खजाने की बात वह
कर रहे हैं वह सच भी है कि नहीं। तब जाकर जेसिका बन की तरफ देखते हुए सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है। हालांकि बेन अभी भी कुछ रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन जेसिका कैप्टन और सोल्जर्स से सब सच कहती है कि यह पूरी जगह कोई माइनिंग एरिया नहीं है। ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था जिस पर जापानीज गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और फिर इस जगह को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना दी। यहाँ वो दुश्मनी सोल्जर्स को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिससे इंसान किसी दूसरे प्रजाति में कन्वर्ट हो जाए। वो इंसान तो रहेंगे लेकिन किसी दूसरे के कंट्रोल में। इस बात का प्रूफ तो उन सारे फोटोज और डॉक्यूमेंट से तो हो ही जाता है, पर बात रही गोल्ड की जिस पर कैप्टन भरोसा नहीं करते, उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता। जेसिका भी कहती है कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि वो खजाना यहीं पर है। अब खजाने और गोल्ड की बात करते हुए बाकी सोल्जर्स थोड़ा लालच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी गोल्ड चाहिए था और अपनी लाइफ में उन्हें काफी पैसे चाहिए थे, इसीलिए कुछ सोल्जर्स तो उस खजाने के बारे में पूछते हैं और वह इंटरेस्टेड लगते हैं। कैप्टन इस बात से ऑब्वियसली अपने सोल्जर से नाराज था, लेकिन फिलहाल उनका एक सोल्जर बहुत घायल पड़ा हुआ होता है। उसकी देखरेख चल रही थी और पता नहीं वह कब तक जिंदा रहेगा। कैप्टन ने अपने सोल्जर से साफ कहा कि हम आगे जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, न कि और ज्यादा अंदर जाना गोल्ड को ढूंढने के चक्कर में। कैप्टन अपने साथ एक सोल्जर ले लेता है और बाकियों को उसी स्टोर रूम के अंदर रुकने के लिए कहता है। ये इसलिए ताकि कोई खतरे में ना पड़े। लेकिन यहाँ बन को ये एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि वो चाहता है कि पूरा खजाना वो सबसे पहले ढूंढे और उस खजाने और गोल्ड के ऊपर हक उसका हो। पर अब इन सारी चीजों के बीच जॉन नाम का वो सोल्जर जो घायल पड़ा हुआ था, उसके साथ कैप्टन और जेसिका रुकने का डिसाइड करते हैं और बाकी सोल्जर्स के साथ बन और उसकी गर्लफ्रेंड साथ चल पड़े थे, क्योंकि बेन का मेन मोटिव यहाँ से बाहर निकलना नहीं, सबसे पहले खजाना ढूंढना था। उसने तो इस मिशन के ऊपर इतने लाखों डॉलर अप्लाई किए हैं, तो उसका प्रॉफिट तो उसे होना ही चाहिए। वह सब सोल्जर्स की मदद से लगातार आगे बढ़ते चले गए। अब यहाँ घायल पड़े हुए सोल्जर जॉन के पास कैप्टन जेसिका से कुछ बातें करता है। कैप्टन ने जेसिका को अपनी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे वह पहले सेल्फिश था। सेना में होने के बावजूद भी वह सिर्फ अपने बारे में सोचता। उसने अपनी जिंदगी में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कई लोगों को मारा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने यह सब क्विट कर दिया। तब से लेकर आज तक उसने किसी की भी जान नहीं ली है। जेसिका कैप्टन की कहानी सुनकर काफी भावुक हो जाती है, पर वहाँ बन और बाकी सोल्जर्स एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ नीचे की तरफ कई सारी लोहे की जालियां लगी थी। देखकर लगता है कि वो एक अलग ही कमरा है जिसमें डिफरेंट चीजें की जाती हैं। बन को तो नीचे की तरफ एक हेलमेट भी मिला जिस पर यूएस आर्मी के बारे में लिखा था, यानी ऑब्वियस है यहाँ पर यूएस सोल्जर्स जरूर आए होंगे। सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हुए जब थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक्सपेरिमेंट वाली चीजें मिली जो ऑब्वियसली किसी इंसानों के ऊपर करते थे, यानी जेसिका की कही गई बात एकदम सच है। जहाँ पकड़े गए कैदियों के ऊपर टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उन्हें तो बड़े बड़े जार्स दिखाई देते हैं जिसके अंदर इंसानों के कटे गए बॉडी पार्ट्स रखे गए थे। ये इतने ज्यादा घिनौने थे कि कोई उसे देखकर उल्टी कर दे। बन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पूरी जगह को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है। भले यह डरावना था, लेकिन उसे खजाना ढूंढना है। अब यहाँ जॉन नाम के उस सोल्जर जो कि बहुत ज्यादा घायल था, ग्रेनेड हमले में उसे जमीन पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वो जब नोटिस कर रहा था तो ऐसा लगता है कि कोई जमीन में उसे खींच रहा है। अब जैसे ही वह उसे देखने गया तो पता चला कि वह जमीन के अंदर गिरने लगा है, सेम उसी तरीके से जैसा कहानी की शुरुआत में वो गैंगस्टर गिरा था। किसी ने जॉन नाम के उस सोल्जर को मिट्टी के अंदर से ही खींच लिया। कैप्टन और जेसिका जैसे ही यह नोटिस करते हैं, वह तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए गए। उस गड्ढे के अंदर वह जल्द से जल्द खोदने लगे ताकि जॉन को बचाया जा सके। जैसे तैसे वह अंदर तो पहुंचते हैं, लेकिन जॉन मर चुका था। उसका पूरा शरीर एकदम गलने लगा होता है, जैसे किसी ने उसकी बॉडी पर एसिड डाल दिया हो। ध्यान से देखने पर वहाँ इंसानों के कई सारे स्केलेटन्स मौजूद थे, यानी उस गुफा के अंदर कोई तो है जो लोगों को मार रहा है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से खा जाता है। जेसिका के तो होश उड़ गए थे। यहाँ कैप्टन और जेसिका अपने आप को संभाल ही रहे थे, तभी अचानक उनके ऊपर हमला हुआ। किसी ने दोनों को मारकर बेहोश कर दिया था। दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर दिखाया गया जो गोल्ड ढूंढने के लिए अलग ही निकल पड़ा था, लेकिन उन सोल्जर्स के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। ये ऐसे लोग थे जिनकी बॉडी एकदम से गल चुकी थी और चेहरे पर लोहे के मांस लगे हुए थे। देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि वो इंसान है या फिर जानवर। वो इतने बुरी तरीके से सोल्जर के ऊपर झपटते हैं कि उसकी आंखों को ही फोड़ देते हैं। बेचारा सोल्जर्स कैसे भी करके अपने आप को बचा रहा था। और ध्यान से देखा जाए तो इन अजीब से क्रिएचर वाले लोगों ने जो मास्क पहना हुआ है, वैसा ही सेम मास्क कहानी की शुरुआत में उस गैंगस्टर को मिला था। यानी असली रहस्य तो अब रिवील हो रहा है। उन खतरनाक क्रिएचर वाले लोगों ने एक सोल्जर को मार दिया और अब बचा था दूसरा सोल्जर। वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन क्रिएचर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। बहुत लड़ने के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब वह हार मान चुका था और अब शायद वह सभी इंसानी क्रिएचर्स उसे खत्म कर देंगे। लेकिन इन चीजों का शायद उन सोल्जर को पता नहीं था और ह्यूमनॉइड करिए चेस ने उन्हें मार दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैप्टन और जेसिका को, जिसके सामने मास्क पहना हुआ एक आदमी खड़ा था।
उसके हाथ में वेपन होता है और वह अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 का जापानी सोल्जर बता रहा था। कैप्टन और जेसिका अपना सर झुकाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो जो कोई भी जापानी सोल्जर था वह तो यह कहने लगा कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुकी है और चारों तरफ उनका ही राज हो चुका है, पर अभी भी जंग जारी है, इसीलिए वह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यहीं पर रहे और कभी बाहर ही नहीं निकले। लेकिन जेसिका उस आदमी को साफ कहती है कि जापान हार चुका है, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था और अब तो यह 20 सेंचुरी चल रही है। वो जापानीज सोल्जर एकदम चौंक गया हो और अपने वेपन नीचे करता है। तब जाकर जेसिका ने उसे टैब पर कुछ वीडियोस दिखाए। ये वीडियोस में साफ पता चल रहा था कि जापानीज गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट सरेंडर कर रहे हैं, यानी वो सब हार चुके हैं और जंग सालों पहले खत्म हो चुकी है। उस जापानी सोल्जर ने अपना मास्क हटाया और पता चला कि उसका चेहरा एकदम से खराब हो चुका है। वो एकदम से शॉक में था कि उसे तो यह बात पता ही नहीं होती और तब से उसे यही लग रहा है कि बाहर अभी भी जंग जारी है। इसी वजह से वह सालों से यहीं पर कैद है। ये चीजें अगर उसे थोड़ी देर पहले भी पता होती तो वह अपने साथी को बचा लेता, क्योंकि वह तो स्ट्रेचर पर जो लेटा था वह मर चुका है। जब वह जापानीज सोल्जर थोड़ा इमोशनल होकर नीचे गिर पड़ा था तो कैप्टन ने मौका देकर उसका ही वेपन सामने रख दिया। यह इसलिए क्योंकि उसके साथ डील करना खतरनाक हो सकता है। कैप्टन और जेसिका पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उस अनजान सोल्जर से सब कुछ उगलवा लें। उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और इतने सालों बाद भी तुम कैसे जिंदा हो यहाँ पर। तब जाकर सोल्जर बताता है कि जापानीज वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन और जो एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किए थे ये उसका नतीजा है, यानी उन सोल्जर्स की टीम के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए गए और ये सारी चीजें ये बोलकर होती हैं कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगी, तुम्हारी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। वैज्ञानिकों ने तो बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था और जो बचे हुए एक आध रास्ते थे वह सिर्फ उन्हें ही पता था। यह बात सुनने पर जेसिका और कैप्टन काफी शॉक में हो गए, पर वह सोल्जर बताता है कि जापानीज वैज्ञानिक यहीं पर नहीं रुके, वह अपने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हम सभी को यहाँ पर कैद किया और अलग अलग इंजेक्शन देने लगे। इस इंजेक्शन से वह एक्चुअली यह चाहते थे कि सभी सोल्जर्स एक ऐसी आर्मी बना लें जो कभी भी नहीं मरती हो और उनके लिए काम करें, यानी जापान के लिए ऐसे सोल्जर्स जो डेड हैं लेकिन अपने दुश्मन को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं। ना ही इन्हें कोई मार सकता है बल्कि यह कुछ टाइम बाद वापस जिंदा हो जाएंगे। उस जापानी सोल्जर ने तो एक डार्क रियलिटी जापान के बारे में सब बता दी थी, यानी कि ऐसी सेना जो पूरे देशों पर अपने आप ही कब्जा कर ले। कैप्टन और जेसिका टेंशन में आकर उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। उस भयानक सोल्जर ने कहा कि पहला रास्ता ढक चुका है, एक और रास्ता है, लेकिन वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें बैन और बाकी सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो ट्रैवल करते हुए एंट्रेंस के पास तो पहुंच गए, लेकिन पता चला कि पत्थर गिरने की वजह से वह रास्ता बंद हो चुका है, वो यहाँ से नहीं बाहर निकल सकते। इससे अब टेंशन फैलने लगी और काफी ज्यादा वह परेशान हो जाते हैं। वह फिगर आउट कर रहे थे कि और कौन सा रास्ता हो सकता है, लेकिन अचानक वही अजीब सा एक क्रिएचर बन के ऊपर हमला कर देता है। वो बन को मारना चाहता था, इनफैक्ट उसने बन को गिराकर घायल भी कर दिया, पर बाकी सोल्जर्स जिनके पास गन मौजूद थी वह सीधा शूट कर देते हैं क्रिएचर के ऊपर। बहुत सारी उसके सर में गोलियां मारने के बाद जाकर वह शांत हुआ है। वहाँ मौजूद सभी एकदम हैरान थे कि यह किस प्रजाति के लोग हैं। इनकी पूरी बॉडी एकदम से गल चुकी है और मानो कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। सोल्जर्स जब ध्यान से उस क्रिएचर के सर को देखते हैं तो वहाँ कुछ सिंबल्स बनाए गए थे और लिखा गया था कि यह कौन सा सोल्जर है और कितने साल का है। जिस इंजेक्शन के बारे में जापानीज सोल्जर बात कर रहा था यह वही है, यानी वह वैज्ञानिक इसके भी एक लेवल अप गए थे ताकि वह इंसानों को जानवर में कन्वर्ट कर दें। बहुत सारी बातें करने के बाद आखिरकार जेसिका को वो रास्ता मिल जाता है, इसीलिए वह कैप्टन और उस जापानीज सोल्जर को साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ बन अपनी गर्लफ्रेंड और दोनों सोल्जर के साथ जब आगे बढ़ रहा था तब वो एक और चैम्बर में आए। इस चैम्बर में साफ दिखाई पड़ रहा था कि एक अजीब सा क्रिएचर सामने बैठा हुआ है और उसके ऊपर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तब जाकर बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को समझा कि जिस खजाने की बात इस आइलैंड पर की जाती थी वो कोई सोना या फिर कीमती चीज नहीं बल्कि यही लिक्विड है जो वैज्ञानिकों ने बनाया था, और अगर इसे किसी इंसान की बॉडी में डाल दिया जाए तो उनका ट्रांजिशन ऐसे खतरनाक लोगों में हो जाएगा। बन काफी सोच में होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड साफ कहने लगी कि हमें यह लिक्विड लेकर जाना चाहिए, अगर इसे ब्लैक मार्केट में बेचेंगे तो इसकी काफी कीमत मिलेगी। लेकिन वह यह नहीं सोच रहे थे कि इस लिक्विड से कितनी बड़ी आफत आ सकती है। बेन ने भी कुछ आगे का ना सोचते हुए उस लिक्विड को अपने पास रख लिया। अब वो सोल्जर्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहां से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिले। वो एक बड़ा सा डोर था जिसे ओपन करने के बाद एक गुफा आती है। अब जैसे ही वह गुफा में आगे बढ़ने के लिए कदम रखते हैं तब एक शॉकिंग चीज सामने आई। सीधे देखने पर वहां पर कई सारे क्रिएचर्स वाले इंसान मौजूद थे जो एक आर्मी की तरह खड़े होते हैं, यानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वो फाइनल सोल्जर्स जो जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। उस गुफा में इतनी बड़ी जापानीज आर्मी थी जो कि पूरी तरीके से इमॉर्टल है।
एक्सपेरिमेंट के कारण ना तो उन्हें कोई दर्द फील होता है और ना ही उन्हें कोई मार सकता है। उनके अंदर सिर्फ एक ही जुनून है कि सामने जो भी आए उन्हें खत्म कर दें। अब वहां पर आकर उन लोगों ने सारी आर्मी को जगा दिया था, जो पूरी तरीके से एकदम हथियारों से लैस होती है, और अब क्रिएचर की पूरी आर्मी उनके ऊपर टूट पड़ी थी। बन, उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी बचे हुए सोल्जर्स वापस चैम्बर में भागने का ट्राई करते हैं। उनमें से एक सोल्जर बहुत बुरी तरीके से तलवारों से मारा गया। अजीब से इंसानी क्रिएचर उन्हें एक बार में ही खत्म कर देते हैं। जैसे तैसे बेन अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरे सोल्जर के साथ एक चैम्बर में पहुंचा और वहां से नीचे जाने लगा। फिलहाल तो उन क्रिएचर से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हाथ में आग गए तो वह छोड़ेंगे नहीं। ट्रैवल करते हुए वह उस स्केलेटन वाले हिस्से में पहुंची जहां सभी को काट कर खाया जाता था। वहां पर तो वह अपने उस सोल्जर की डेड बॉडी भी देखते हैं जो घायल पड़ा हुआ था। फिर भी कैसे भी हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। बैन, उसकी गर्लफ्रेंड और उस सोल्जर तो उस जगह पर भी पहुंच गए जहां उस संदेह सोल्जर्स को उन क्रिएचर ने मारा था। अब उन्हें कुछ समझता नहीं कि कहां जाए, इसीलिए वह सीधा कैप्टन और जेसिका के पास बढ़ने लगते हैं। पता चला कि उन इमोर्टल सोल्जर्स की आदमी पूरी जगह पर फैल चुकी है। वह ढूंढ रही है अपने शिकार को मारने के लिए। बन के ऊपर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था, जिससे वह घायल हो चुका होता है। अब यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बन के लिए काफी फिक्र करने लगी कि वह शायद मर जाएगा, इसीलिए पता नहीं वो क्या सोच रही थी, और उसने तुरंत ही वह इंजेक्शन निकाला और बन के बॉडी में वही घुसा दिया। उसे लग रहा था कि इस इंजेक्शन की वजह से बन जिंदा रहेगा। अब वो सारे इमोर्टल सोल्जर्स उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर कैप्टन और जेसिका थे। कैप्टन जेसिका तो वहां से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर, लेकिन वो जापानीज सोल्जर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था वो सरेंडर कर देता है। सारे इमोर्टल सोल्जर्स इतने ज्यादा बेरहम थे कि वो काफी बुरी तरीके से मौत देते। सभी आगे तो चल रहे थे, लेकिन बन की गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा दे देती है। वो सिर्फ बन के बारे में सोच रही थी और उसे लेकर एक केव के अंदर जाकर छुप गई। पर यहाँ बन के अंदर जो लिक्विड गया था उससे वह कन्वर्ट होने लगा उन्हीं इमोर्टल लोगों में। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि कुछ ही देर में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया। यानी यह लिक्विड सच में काम करता है। कैप्टन और बचे हुए एक सोल्जर को भी वह पकड़ लेते हैं और एक एक करके मारने लग जाते हैं। कैप्टन मर चुका था और उसके साथ बचा हुआ एक सोल्जर भी लड़ने की कोशिश करता है, पर देखने से लग रहा था कि उन सोल्जर्स के पास भी हाई आईक्यू वाला दिमाग है। वो अच्छी तरीके से न ही उसे रोक रहे थे, बल्कि उसे एक साथ खत्म भी कर देते हैं। यानी अब ऑलमोस्ट सभी मर चुके हैं सिवाय जेसिका के। जेसिका वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और पानी के रास्ते ऊपर आ जाती है, पर उसके साथ पानी के अंदर से कोई और भी आया था। बाहर वही इमोर्टल सोल्जर निकलता है जिसने की जेसिका को पकड़ा और जान से मार दिया। धीरे धीरे करके उन पूरी इमोर्टल सोल्जर की आर्मी बाहर आ जाती है और अब वो बढ़ चले थे आगे की तरफ जहां वो सभी को मारेंगे। यानी इससे ये बात तो कंफर्म है कि अब शायद एक नई जंग शुरू होने वाली है। ऐसी जंग जहां पर इमोर्टल सोल्जर्स जिन पर